नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आ गया है बड़ा सर्वे का नतीजा, जिसके बाद उत्साह में आ गई है कांग्रेस पार्टी और सर्वे रिपोर्ट से कांग्रेसियों में खुशी की यहां पर लहर है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ दी। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक को कर दिया बैन। जी हां दोस्तों, नफरत फैलाने की साजिश में फेसबुक पर बैन कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा झटका भाजपा को लग सकता है और सरकार तक बदल सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्साह में कांग्रेस, सर्वे रिपोर्ट से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस खुश नजर आ रही है। सर्वे में कांग्रेस ने खुद को सर्वाधिक सीटों पर विजयी बताया है। मालवा निमाड़ के इस सर्वे में कांग्रेस 4 सीटों पर सीधी सीधी जीत बता रही है, तो 2 सीटें मुकाबले की बताई जा रही है। वहीं एक सीट पर खुद कांग्रेस अपने आप को कमजोर बताते हुए वहां भाजपा की जीत आसान बता रही है। पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी 27 विधानसभाओं के प्रभारियों सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक ली थी। बैठक में कमलनाथ ने वह सर्वे रिपोर्ट भी साझा की जो पिछले दिनों करवाए गए थे। इन्हीं सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट बांटेगी और इसी पर रणनीति बनाकर चुनाव लड़ेगी। सभी 25 सीटों पर पहले सर्वे करवा लिया गया था और निमाड़ की 2 सीटें, जिनमें मादांता और नेपाल नगर की सीट पर भी सर्वे हो गया है। सूत्रों के अनुसार सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेसी खुश हैं और उनको उम्मीद बंधी है कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में चुनकर आएंगे और वे सरकार बनाएंगे। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही पहली सूची श्राद्ध पक्ष में ही जारी हो जाएगी, क्योंकि सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत के आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भाजपा 1, कांग्रेस 4 और 2 सीटों पर कड़े के मुकाबले की उम्मीद जताई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ी। जी हां दोस्तों, देश के आर्थिक हालातों को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उसने कहा है कि आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। रोजी रोटी, रोजगार खत्म हो गए हैं और धंधे, व्यवसाय व उद्योग ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी पाताल में है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ी है। आर्थिक तबाही व वित्तीय आपातकाल में धकेल रहे हैं देश। धड़ाम गिरी जीडीपी इसका सबूत है। नोटबंदी, जीएसटी देशबंदी मास्टर स्ट्रोक नहीं, असल में है डिजास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने कहा साल 2020-21 की पहली तिमाही की जीडीपी में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में -50.3% की गिरावट, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट में -47%, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3% व सर्विस क्षेत्र में -26% की गिरावट का मतलब है कि करोड़ों रोजगार चले गए और भविष्य में रिकवरी की उम्मीद नहीं है। 2020-21 में प्रांतों को जीएसटी कलेक्शन में 3 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। फिर प्रांत अपना खर्च कैसे चलाएंगे जब केंद्र सरकार जीएसटी में उनका हिस्सा देने से इनकार कर रही है? यह आर्थिक अराजकता है। सुरजेवाला ने कहा एनसीआरबी के मुताबिक साल 2019 में 42,480 विकराल आर्थिक संकट की घड़ी में देश की तरक्की मोरों को दान चुका। फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने वाले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री व चापलूस दरबारी कदापि नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि देश को इस अंधेरी गुफा से निकाल नए रास्ते पर ले जाया जाए। आर्थिक तबाही, बर्बादी व वित्तीय आपातकाल से उबरने का यही एक सूत्र है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक को किया बैन। जी हां दोस्तों, हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों में फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की है। फेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को बैन कर दिया है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता को बैन किया गया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी पर वार करते राहुल गांधी ने वीडियो किया जारी, बोले मोदी जी का भारत मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2016 में उठाए गए इस कदम को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के चलते जीडीपी में गिरावट तो आई ही है, इसने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को शेयर किए गए अपने ट्वीट में लिखा है, मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत है, जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था। उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा, ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? राहुल ने कहा, आपका जो पैसा था आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों को कर्जा माफ करने के लिए किया, मगर वह सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पर चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वह कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। राहुल ने कहा कि इस आक्रमण को पहचानकर पूरे देश को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई एग्जाम नहीं दे पाए बंगाल के 75% छात्र, केंद्र पर बरसी ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जेईई नीट परीक्षा के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के 75% उम्मीदवार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मंगलवार को आयोजित जेईई परीक्षा में पश्चिम बंगाल के केवल 25% छात्र ही भाग ले सकते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। सीएम ममता ने कहा कि छात्र बहुत मुश्किल में हैं, उनमें से कई जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए हैं, इसलिए हमने केंद्र से शीर्ष अदालत में अपील करने या मामले की फिर से समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि छात्र इनकार ना करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छात्रों के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन मंगलवार को केवल 1167 बच्चों ने परीक्षा दी, जबकि कुल 4652 छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होना था। ममता बनर्जी ने कहा, इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में केवल 25% छात्र ही परीक्षा दे सकते हैं, जबकि 75% परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हमने व्यवस्था की थी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, अगर परीक्षा कुछ और दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती तो क्या गलत होता? क्यों यह इतना अहंकार है? आप इतने जिद्दी क्यों हैं? आपने किसे दिया छात्रों के भविष्य को नष्ट करने का अधिकार? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को महंगा पड़ा शिक्षकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर वित्त रहित शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव पर पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल मंगलवार को वित्त रहित शिक्षकों का प्रदर्शन था। करगिल चौक से लेकर चिल्ड्रन पार्क के रास्ते सैकड़ों की संख्या में वित्त रहित शिक्षक आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचे और शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। पूर्व सांसद को प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने माला पहनाकर सम्मान दिया। इधर प्रदर्शन की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची गांधी मैदान थाने की पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। थानेदार सुनील सिंह के मुताबिक लॉकडाउन के नियमों का तोड़ने को लेकर 100 से 150 वित्त रहित शिक्षकों और पूर्व सांसद पर केस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में शामिल एलजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर कर रही विचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रवेश ने गठबंधन के एक अन्य घटक लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। इसी बीच एलजेपी ने अगले सप्ताह अपने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ एलजेपी के बिगड़ते संबंधों के संकेत के बीच पार्टी सूत्रों ने कहा कि
7 सितंबर को बोर्ड की बैठक के एजेंडा में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारना है। चिराग पासवान की पार्टी ने अब तक बीजेपी पर निशाना साधने से परहेज किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उसके तेवर हमलावर रहे हैं। एक एलजेपी नेता ने कहा कि हम निश्चित रूप से उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी। पासवान ने इस संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि उनकी पार्टी उचित समय पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान अपनी पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने पर है। मेरी पार्टी के हित में जो भी निर्णय लिए जान हैं उचित समय पर लिए जाएंगे। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी। इस बीच मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मांझी नीतीश कुमार से मिलते रहे हैं, जिन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी को सत्तारूढ़ गठबंधन में लाने में अहम भूमिका निभाई है। एनडीए के एक अन्य प्रमुख घटक बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एलजेपी और जेडीयू के संबंध लंबे समय से मधुर नहीं रहे हैं। मांझी की पार्टी के एनडीए में शामिल होने से एलजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ गई है। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं। पासवान की ही तरह मांझी अनुसूचित जाति से आते हैं और राज्य में अपने को दलित नेता के रूप में पेश करने के लिए वह एलजेपी नेतृत्व पर हमला करते रहे हैं। बीजेपी का जेडीयू एलजेपी के झगड़े में पड़ने से इनकार। हालांकि उनका चुनावी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और उनकी पार्टी 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सहयोगी के रूप में केवल एक सीट जीत सकी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी आरजेडी कांग्रेस की थी, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिल सकी। एलजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार एनडीए में मांझी को इसलिए लेकर आए हैं ताकि उस पर निशाना साधा जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी के एनडीए ज्वाइन करते ही हम में बगावत। नेता बोले हम महागठबंधन में ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत का रूप ही अलग है। यह कभी थमता ही नहीं है। महागठबंधन से निकलने के बाद लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी कहां जाएंगे। जैसे ही मांझी ने एनडीए का पार्टनर बनने की इच्छा जाहिर की, हम में बगावत शुरू हो गई। हम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बगावत के स्वर तेज कर दिए हैं। हम के नेता ने कहा कि महागठबंधन में ही रहेंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में जाने के जीतन राम मांझी के फैसले के साथ नहीं हूं। उपेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे साथ हम पार्टी की प्रदेश की आधी कमेटी भी महागठबंधन में ही रहेंगी। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र, महासचिव नीतीश कुमार दांगी, सचिव राकेश कुमार भी मांझी के फैसले के साथ नहीं दिख रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद पहले आरजेडी में थे, इसके बाद कुछ दिनों तक जेडीयू में एमएलसी भी रहे थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हम पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उपेंद्र प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में हम की तरफ से दावेदारी पेश की थी। बता दें कि इससे पहले बिहार में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने आखिरकार अपने भविष्य के राजनीतिक अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए एनडीए के साथ खड़ा होने का फैसला जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे जेडीयू का एक अंग होकर काम करेंगे, पार्टी का विलय नहीं करेंगे, बल्कि एनडीए के पार्टनर के रूप में काम करेंगे। हम प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए बार बार कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मांझी ने कहा कि एनडीए में बिना शर्तों के साथ रहेंगे, सीट को लेकर कोई पेच नहीं है। मांझी ने यह स्पष्ट किया कि वे एनडीए को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में रहते हुए हमने अररिया और जहानाबाद का चुनाव जिताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 7 सितंबर को कांग्रेस जेडीयू में वर्चुअल टक्कर, एक ही दिन होगा चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। पार्टी चुनाव का शंखनाद बिहार क्रांति महासम्मेलन 7 सितंबर से करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। पहले ये सम्मेलन 1 सितंबर से होना था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद बिहार क्रांति महासम्मेलन की तारीख 7 सितंबर कर दी गई। वहीं जेडीयू की वर्चुअल रैली भी 7 सितंबर को ही आयोजित होगी। दोनों ही पार्टियों के बीच वर्चुअल टक्कर के साथ राज्य में चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। कुछ दिनों पहले प्रभारी सचिव अजय कुमार ने बिहार क्रांति महासम्मेलन को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी 100 वर्चुअल सम्मेलन पार्टी करने जा रही है। सभी जिलों में सम्मेलन होगा। पहले फेज में उत्तर बिहार के 19 जिलों में 44 वर्चुअल सम्मेलन करने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा था कि सम्मेलन के दौरान दिल्ली से 2 नेता वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं सदाकत आश्रम से 4 से 5 नेता जुड़ेंगे, जबकि जिलों से 10 नेताओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा। चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की भी वर्चुअल रैली होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी। आरजेडी ऑफिस पहुंचे रालोसपा नेता, बंद कमरे में 1 घंटे तक चली वार्ता।
जी हां दोस्तों, महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर बात शुरू हो गई। वाम दलों के बाद बुधवार को राजद कार्यालय में रालोसपा नेता पहुंचे। रालोसपा की ओर से सीट पर बात करने को अधिकृत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश यादव और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिले। वार्ता में राजद की ओर से प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी शामिल थे। राजद कार्यालय में लगभग 1 घंटे तक चली वार्ता के बाद दोनों दल के नेता हंसते हुए बाहर निकले। दोनों दलों ने सब कुछ ठीक ठाक होने का संकेत दिया, लेकिन खुलासा कुछ भी नहीं किया। रालोसपा नेता राजेश यादव ने कहा कि अभी सीटों की संख्या पर बात अंतिम दौर में नहीं पहुंची है, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने इतना जरूरी कहा कि एनडीए को हराने के लिए रालोसपा कुछ भी कर सकती है। मतलब साफ है कि सीटें मन मुताबिक नहीं मिल रही हैं। उधर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व से खुश हैं, वार्ता करके खुश होकर निकल रहे हैं। यह महागठबंधन की मजबूती का संकेत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के हाथ में महागठबंधन की पतवार थी तो नाव डुबा दी, अब वह एनडीए की नाव डुबाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के गढ़ से कमलनाथ करेंगे उपचुनाव का शंखनाद, ग्वालियर में होगा कांग्रेस का मेगा शो। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने सिंधिया के गढ़ में मेगा सदस्यता अभियान चलाकर अपनी ताकत दिखाई, तो अब कांग्रेस भी यहां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। उपचुनाव की चौखट पर खड़े प्रदेश में कांग्रेस भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआती इसी ग्वालियर चंबल से करने के लिए तैयार है। पार्टी पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का यहाँ मेगा शो करने जा रही है। सिंधिया शिवराज के अगस्त में ग्वालियर में हुए शो के जवाब में अब कमलनाथ का यहाँ मेगा शो होगा। बीजेपी ने 3 दिन तक ग्वालियर चंबल इलाके के लिए ग्वालियर में मेगा शो किया था। इस दौरान दावा किया गया था कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। हालांकि उसके दावे का कांग्रेस ने मखौल उड़ाया कि बीजेपी उन कार्यकर्ताओं के नाम तो बताएं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी है। इस इलाके में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब कमलनाथ भी सिंधिया के गढ़ से उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में कमलनाथ के ग्वालियर दौरे की तैयारी कर रही है। इसमें पार्टी उपचुनाव का शंखनाद करेगी। कमलनाथ के दौरे को अगस्त में हुए शिवराज और सिंधिया के शो का जवाब माना जा रहा है। कमलनाथ के दौरे को हर स्तर पर सफल बनाने की तैयारी है। इसके लिए ग्वालियर से लेकर भोपाल तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी जिला, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेगी। पार्टी ने इस दौरान सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। फिलहाल उसका फोकस ग्वालियर चंबल के उन नेताओं कार्यकर्ताओं पर है जो बीजेपी से असंतुष्ट चल रहे हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में उन लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा सकती है। कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ का दौरा कार्यक्रम तैयार हो रहा है। 10 से 12 तारीख के बीच वो ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, लोगों में बांटा जानवरों के खाने लायक चावल, कमलनाथ ने बताया आपराधिक कृत्य। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में घोड़ों और मवेशियों के खाने लायक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों में बांटे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे आपराधिक कृत्य करार दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिस चावल का वितरण किया गया वो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं था। यह केंद्र सरकार की जांच के उपरांत लिखे एक पत्र के माध्यम से सामने आया है। यह इंसानियत और मानवता को तार तार करने वाला एक आपराधिक कृत्य भी है। दरअसल भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक प्रभाग ने चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय के खाद्य और जन वितरण विभाग के स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीजन ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजी गई चिट्ठी में कहा है कि बालाघाट और मंडला जिलों में 4 गोदामों और एक फेयर प्राइस शॉप से चावल के 32 नमूने लिए। इनकी जांच NABL से मान्यता प्राप्त सेंट्रल ग्रेन्स एनालिसिस लेबोरेटरी में हुई। चिट्ठी में कहा गया कि मध्य प्रदेश के 2 आदिवासी जिलों से लिए गए चावल के नमूनों की जांच से सामने आया कि इंसानों के खाने के लिए सही नहीं है और एक A कैटेगरी में आते हैं, यानी ये अनाज सिर्फ मवेशियों के खाने के लिए ही फिट हैं। ये अस्वीकृति सीमा से बाहर और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के PFA मानकों के मुताबिक भी नहीं थे। यह फीड 1 की श्रेणी में आते हैं, जो कि बकरी, घोड़े और भेड़ जैसे पशुधन के लिए ही उपयुक्त है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नदी में बहते मिले PM जनधन योजना के हजारों ATM कार्ड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना के हजारों ATM कार्ड बोरियों में भरकर नदी में बहाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैतूल के भीमपुर से सटी एक पहाड़ी नदी में ATM कार्डों से भरी 5 बोरियां दिखने के बाद हड़कंप मच गया है। लोगों ने बहते पानी से निकाले बाहर। जब स्थानीय लोगों ने पानी में बहते हुए ATM कार्ड देखे तो अचरज में पड़ गए। लोगों ने बोरियों में भरे ATM कार्ड पानी से बाहर निकाले
निकाले तो ये सभी कार्ड भीमपुर के सेंट्रल बैंक ब्रांच के पाए गए। इन कार्ड्स में से कुछ पर ही चिप थी और अधिकतर कार्ड बिना चिप के थे। कार्ड्स पर बाकायदा उपभोक्ताओं के नाम भी हैं। उपभोक्ताओं तक समय पर नहीं पहुंचाए गए हो सकता है कि इन सभी कार्ड्स को उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचाया नहीं गया हो, जिसके चलते इनकी वैधता खत्म हो चुकी हो। लेकिन नियमों के अनुसार बिना वैधता वाले एटीएम कार्डों को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत डिस्पोज किया जाना चाहिए, जो शायद नहीं किया गया और उन्हें कचरे की तरह नदी में बहा दिया गया। बैंक अधिकारियों से पूछताछ, मचा हड़कंप। पानी में इतने कार्ड बहते मिलने को लेकर इस मामले में सेंट्रल बैंक भीमपुर ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना से बैंक के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े रहे हैं। बैंक के कुछ अधिकारियों तक बात पहुंचने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पहले आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।